अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। दरियाए सिंध पर नई नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालात शदीद कुशीदा होने के बाद बिला आखिर बर्फ पिघलने लगी है। नहरों के मंसूबे पर इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए दोनों जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मुलाकात करके नहरों के मसले को बातचीत से हल किया जाएगा। बातचीत के दौरान राना सनाउल्लाह का कहना था कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। इस अहम डेवलपमेंट से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले पर वफाकी हुकूमत से अलग होने की धमकी लगाई थी, जिसके बाद नून लीग की जानिब से ये तासुर दिया गया था कि जैसे नहरों का मसला तो कोई मसला ही नहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब सिर्फ सिंध की कौम परस्त जमातों को खुश करने के लिए कर रही है। बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद राना सनाउल्लाह का कहना था कि PPP के बयानात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंध में सियासी जमातों के एहतजाज का हदफ नहरें नहीं PPP है। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर के दौरान नून लीग को निशाना बनाते हुए कहा था कि वो इनकी वजारतों को लात मारते हैं। इस पर PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी को कुछ मशवरे दिए थे। मुलाहिजा फरमाइए। नहरों के मसले के अलावा वफाकी हुकूमत का एक और मनसूबा इस वक्त वफाक और एक सूबे के दरमियान तनाज़ा बन चुका है। माइंस एंड मिनरल एक्ट को लेकर इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है। सरदार अख्तर मेंगल ने इस मामले को 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। माइंस एंड मिनरल एक्ट और PPL की जो एक्सटेंशन की गई है, इसके हवाले से हम हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इन दोनों मसलों पर दाखिल करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर तमाम तर इख्तिलाफात और तनाज़ात के बावजूद गवर्नर KP का कहना है कि देखते हैं कि गंडापुर मदनियात बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। गवर्नर KP ने जिस अंदाज में ये बात की है, इससे ये तासुर मिलता है कि जैसे इस एक्ट के हवाले से सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात हैं ही नहीं और वज़ीर आला ने सिर्फ वफाक का हुक्म मानना है और अगर हुक्म नहीं माना तो कुर्सी जा सकती है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और दरियाए सिंध पर नहरों के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये मदनियात पे बड़ी एक इशू है। अभी तक आपने भी एक धमकी दे दी है गंडापुर साहब को कि जी या तो नौकरी जाएगी या तो वो साइन करेंगे। ये अब क्या काम सारे धमकियों से होंगे? बिलावल साहब धमकी देंगे तो नून लीग बात सुनेगी, आप धमकी देंगे तो गंडापुर साहब बात सुनेंगे। ये क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ को धमकी कह रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि मादनियात का बिल है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले एक बिल आया था किसानों के हवाले से, टैक्स के हवाले से, उस पर भी बड़े एतराज़ात थे। देखें, चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी वो जब भी कोई चीज़ होती कहता है या IMF ने कहा या इस्लामाबाद से मैसेज आया, आसान काम यही है। तो किसानों के बिल पे अगर था तो हुकूमत ने सुपर टैक्स भी लगा लिया और उसके बाद जो है जिस किस्म की टैक्सेस लगाए, फिर आपकी अगर ज़मीन दरिया में भी है टैक्स देंगे, अगर आपकी ज़मीन किसी ने कब्ज़ा भी किया फिर भी टैक्स देंगे। तो इस किस्म के थे और उन्होंने कभी ये चीज़ें पार्लियामेंट में जब आई ना उन्होंने अपोजिशन से बात की, ना शेयर किया, ना बाकी चीज़ें की और क्या हमने पास करनी। इस तरीके से मादनियात का है। मादनियात के बिल के ऊपर अपोजिशन को एतराज़ात थे। चाहिए था कि अपोजिशन को बिठाते, उनसे बातचीत करते कि जी आपको क्या एतराज़ है किसी से। हमें तो छोड़े, अपनों को भी नहीं बिठा रहे ना। अब तो PTI भी कह रहे कि ये बिल हम इसको नहीं मानते। अब ये हम इसको मतलब PTI मीन्स कि आधी PTI कह रही कि हम मानते हैं, आधी PTI कहते हैं हम नहीं मानते हैं। उसको खान साहब की रिहाई के साथ जोड़े हैं ना। अलीमा बीबी की तरफ से यही आ रहा है कि जब तक खान साहब खुद नहीं आते। देखिए, इनको हर चीज़ खान साहब की रिहाई के साथ है। ये हर चीज़ में NRO चाहते हैं। देखिए, बड़े बोल जो लोग बोलते हैं ना, उनका यही हालत है। पहले NRO हर तकरीर में NRO की बात करते थे ना, वो अपने गले पड़ रहे हैं। वो आज वो NRO भी मांग रहे हैं। अगर आप बोलें कि जी पाकिस्तान की सलामती की बात है, वो कहते हैं NRO। आप बोलें कि मैं आए मेरे साथ चाय पी, को देना NRO दे दो। अब ये क्या करें? देखें, ये NRO से नहीं है। CM साहब ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है। मैंने पहले कहा तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से जब भी कोई उनको एक टास्क दिया जाए तो हमेशा खुश असलूबी के साथ, यानी कि वो जिनकी बात माननी होती है वो उनकी बात मानते हैं। मैं ख्याल उनकी बात मानते हैं जिनको हमेशा इस्लामाबाद से रास्ता देते दामाने को के रास्ते उनको निकालते हैं, शायद उनकी बात मानते हैं वो। सही। तो ये जब गंडापुर साहिब ने एक धमकी दी थी कि मैं जी सारी मशीनरी लेके इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, उस वक्त तो नून लीग ने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया। बिलावल साहिब की वार्निंग पे रिस्पांस दे दिया। आज राना साहिब ने कॉल भी कर दी शर्जील मेमन साहिब को। तो अब ये फिर क्या होगा? PTI के लिए क्या होगा? मैं जरा आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ कि देखें, बिलावल साहब की कोई धमकी नहीं थी। देखें, एक चीज़ उन्होंने कहा मैं लात मारता हूँ आपकी वजारत को। देखिए, एक चीज़ थी, आप लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज हुकूमत में आ रही है, आज हल्फ ले रही है, कल हल्फ ले रही है। तो मैंने
और हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम कभी भी काबीना का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सीसी ने फैसला किया। अगर सीसी फैसला कर दी कि हमने बनना है तो फिर बन जाएंगे। अब बात यह है कि जो इशू है ये बड़ा एक अलार्मिंग इशू है, सिंध की मुस्तकबिल का इशू है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का बेस कैंप है सिंध, उसमें इशू है। लोगों की जो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, ज़मींदारों की है, लोगों के है। तो उस पर बिलावल साहब ने आज नहीं कई दफ़ा पहले भी बात की है कि आप अगर चलो नहरें बन रही हैं, चीज़ें हैं, कोई चीज़ है, हम ठीक हैं, हम गलत हैं, हम जो भी है, एक फोरम है CCI का। आइन कहता है कि आपने हर 3 महीने में एक CCI का इजलास बुलाना है, जो अभी तक नहीं हुआ। साल हो गया, जिसमें 3-4 CCI के इजलास हो जाने चाहिए थे। सिंध का इशू है, KP का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब के जिस सूबे का भी इशू है, उस फोरम पर डिस्कस होगा, उस फोरम पर डिबेट होगा, उसके बाद होगा। अब PMLN जो है या वफाकी हुकूमत वो नहीं बुला रही और ये चीज़ें डिबेट हो रही हैं, जलसों में ये चीज़ें डिबेट हो रही हैं, मीडिया पे कोई इसको पॉजिटिव कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है चीज़ें। मैं समझता हूँ कि अगर सिंध को रिजर्वेशन है और बिल्कुल उनकी रिजर्वेशन जेन्युइन है, अब CCI के इजलास क्यों नहीं बुला रहे? हम रमज़ान के महीने भी हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट इशू, और मैं फिल फॉर एक छोटी सी मीटिंग बुलाता हूँ कि हम उस वक्त 25-30 लोग, तो एक मीटिंग बुलाते हैं जो कि सिर्फ सिंध स्पेसिफिक होगी, कैनाल स्पेसिफिक होगी, और उसमें जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हैं सिंध रिलेटेड हैं, जो CM साहब हैं या हमारे पार्टी के लोग या उनकी पार्टी के लोग जो भी हैं, उनको बुला के इस मसले का हल निकालेंगे। आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, आज तक CCI की भी मीटिंग नहीं हुई। जब नहीं हुई तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो अपने लोगों के साथ खड़ा होना है। लेकिन ये जो राना साहब माने हैं मुज़ाकरात के लिए, बात करने के लिए, क्या ये इसके पीछे बजट है कि बजट आने वाले और उनको आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इसलिए मान गए हैं? देखिए, राना साहब पॉलिटिकल बंदे हैं, उन्होंने अगर माने हैं, उन्होंने बातचीत की है, लेकिन चीज़ें बातचीत से मसाइल हल होते हैं। हमेशा चीज़ें डायलॉग से हल होती हैं। बजट है नहीं है ये चीज़ नहीं है, कोई बजट नहीं है। रोज़ाना अब पॉलिटिक्स करेंगे तो रोज़ाना एक दूसरे के साथ हम अब बैठे होते हैं, कोई बिल आ रहे होते हैं, कोई बजट आ रही चीज़ होती हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि राना साहब ने पॉलिटिकल एक वो लिया होगा, लेकिन उसमें राना साहब की बात है, राना साहब इस मीटिंग में मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था कि हम बहुत जल्द मीटिंग कॉल कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हो सकी। सही। तो सर अब अगर मैं एज़ पर लॉ या एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करूँ तो वफाक ने तो सूबे को इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन अभी इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि जैसे वफाक डिक्टेट कर रही है कि आपने ये पास करना है। अगर सूबे की चीज़ है, सूबे को बेनिफिट होना है सारे का सारा, तो वफाक को इतनी क्या जल्दी है कि वो कह रहे हैं ये बिल पास करवाएं? किस चीज़ का? ये मदनियात का जो बिल है, इसके ऊपर मतलब वफाक की तरफ से एक प्रेशर जा रहा है कि जी पास करें, इस बिल को आपने पास करना ही करना है। इनका क्या इसमें लेना? कमिट किया हुआ है जी, सूबाई हुकूमतों ने, अगर सूबाई चीफ मिनिस्टर ने कमिट किया कि मैं आपको ये काम करके दूंगा तो फिर डेफिनेटली उनको करना होगा। अगर वो उन्होंने कमिट नहीं किया, बोलने के लिए हम नहीं करते, तो इसको हम 18वीं तरमीम के ऊपर कोई अटैक ना समझें। देखिए, 18वीं तरमीम पर अटैक है नहीं है, तो डिबेटेबल इशू है, ठीक है। लेकिन PTI के लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम अपने सूबे में कुछ नहीं करने देंगे, कुछ ये नहीं होगा। इमरान खान क्या कहता था, अभी कहते हैं इमरान खान कहेगा तो हम पास करेंगे, नहीं कहेगा तो पास करेंगे। देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं अपने सूबे के मुतालिक, किसकी बात मानते हैं। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि CM साहब अच्छे बच्चे हैं, ये बिल पास करेंगे। मतलब CM साहब अच्छे बच्चे हैं, आपका जो कहने का मतलब है, मैं वही मतलब समझूँ कि बिल तो पास हो ही जाएगा। जो हम देखें, जो भी टास्क वफाक से जब भी मिले उन्होंने पास। सर, अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि मैं अदालत में लेके जाऊँगा, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अख्तर मेंगल साहब ने अगर अदालत में लेके जा रहे हैं तो उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, बिल्कुल अगर अदालत में जाना चाहते हैं तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जा सकते हैं अदालत में। सही। तो ऐसा ही एक बिल बलूचिस्तान असम्बली में पास हुआ जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं था, अंग्रेज़ी में था तो उनसे साइन करवा लिए, धोखा दिया गया। क्या अभी भी कोई धोखे वाली सूरत अभी है या हम लोग इतने पढ़े लिखे? उर्दू में वही मैं जानना चाह रही हूँ कि ये अंग्रेज़ी में ही है तो फिर कौन है इसको इंटरप्रेट करेगा, या क्या जो लोग ऐवानों में बैठे हैं वो अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते? हामिद रज़ा साहब जो है वो ऐसी, रज़ा साहब जो है वो, मैं उनको क्या बोलूँ, कुछ बोल दें सर, कुछ हमें खबर मिल जाए, हम कुछ अपने ऑडियंस को खबर दे दें आज। नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ हामिद रज़ा साहब कब को हामिद रज़ा साहब को इस बस से उतारते हैं। तो कहते हैं कि ये बारी बारी आपको लगता है कि सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मेरी और ये सारी MNAs मेरे हैं, मेरे कहने पे वोट देंगे, वो इतनी गलतफहमी की शिकायत सारे मेरे साथ हैं। लेकिन चीज़ है कि हामिद रज़ा का पॉइंट उनको उन्होंने इधर उसको बोले फिर आप जुर्रत करें, KP वालों को बोले बिल पास ना करें। वो तो अंग्रेजी में था ना, सही। अब तो इन्होंने ट्रांसलेशन करा लिया ना, हर चीज़ की ट्रांसलेशन करा लिया ना, उसको बोले बिल पास ना करें। सही। तो सर अब अगर कहते हैं पंजाबी में ट्रांसलेशन करके उनको भेज देते हैं। KP वालों को पंजाबी सर कहाँ आती है? नहीं, हामिद रज़ा साहब, अच्छा उनके लिए शायद उनको समझ आ जाए, फिर वो उनको समझा दें। सही। अब दोबारा से मैं नहरों की बात करती हूँ क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है, आपकी पार्टी का है। बिलावल साहब ने तो 2 टोक अल्फाज में कहा कि मनसूबा बंद करें। अब मनसूबा बंद करने की बात और दूसरी तरफ से फिर शर्जील मेमन साहब से उनका कॉन्टैक्ट मुज़ाकरात की बात, अगर मनसूबा बंद नहीं होता तो ये जो वजारतों को लात मारने की बात की है, वैसे तो सर वो अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास आईनी होते हैं,
वजारतें तो कोई नहीं है, तो फिर क्या आपको भी अगर इस्तीफ़ा देना पड़ गया तो आप देंगे? बिलावल साहब ने कहा है कि बिलावल साहब तो जब कहेंगे ये चीज़ें हमारी पार्टी की अमानत है, मैं तो पार्टी के सेशंस पे बिलावल साहब जब भी जो ऑर्डर करेंगे हम उस पर तामील करेंगे। तो मतलब आपके लिए भी है कि हम जी कुछ नहीं समझते किसी ओहदे को या किसी... देखें पार्टीज़ में जो है ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। अब ये किसी कोई शायद कोई समझता हो कि मैं यहाँ पर परमानेंटली बैठा हूँ या मैं तहयात खुदा न खासा बैठा हूँ, उनकी अपनी समझ होगी। पार्टी के इंस्ट्रक्शन पार्टी सेशन जो भी होंगी वील फॉलो इट। सही। तो सर अभी इसहाक डार साहब ने एक विज़िट किया अफगानिस्तान को। कल तक जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी वहाँ से बातचीत करनी चाहिए तो उनको कहा जाता था कि आप दहशतगर्दों के साथ बात करना चाहते हैं। इस विज़िट को आप किस तरह देख रहे हैं कि ये एक यू टर्न नहीं हुआ इसी हुकूमत का कि कल तक इमरान खान पर इल्ज़ामात और आज वो खुद जो है वो बात करने चले गए हैं, अफगानिस्तान का दौरा भी कर लिया? देखिए खुशैन बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट्स होने चाहिए थे और बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी हुआ है और बातचीत हुई, अच्छी बात है। लेकिन मुझे उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे जो इशूज़ हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के इशू है या बलूचिस्तान के इशू है, जो हमारे इशूज़ हैं अफगानिस्तान के साथ, जिन सूबों के इशूज़ हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं थी। हमारा केस किसने रिजल्ट किया वहाँ पर? या तो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें हमारे सूबे डिस्कस नहीं हुए, या जिसमें दहशतगर्दी डिस्कस नहीं हुई, जिसमें हमारे बॉर्डर्स डिस्कस नहीं हुए। मे बी बॉर्डर से रिलेटेड कोई हों उनके साथ लोग, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी उसमें 1% कोई था ही नहीं। आप मुझे बताएं, डेलीगेशन में आपने किसी खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की नुमाइंदगी देखी जिनके आज इशू है अफगानिस्तान के साथ, जिनको ज़्यादा सब कुछ पता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या हालात हैं क्या नहीं हैं? बाकी तो छोड़ें, जो अफगान रिफ्यूज़ का मसला है, सेफ्रॉन के मसले भी मौजूद नहीं थे। तो आपको लगता है कि ये दौरा पहले हो जाना चाहिए था? पहले जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज आप गए हैं, आप जो एक मैंडेट, आप एक कोई मीटिंग्स वगैरह या हमारे सूबे को एतमाद में लिया, बलूचिस्तान को लिए, उनकी आप साथ अगर 2-4 बंदे और ले जाते और सूबों की नुमाइंदगी होती तो बेहतर होता। सही। अभी मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई मीटिंग्स की हैं, आपको इसहाक डार साहब को चाहिए, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, कि दोनों सूबाई असम्बलियों को एतमाद मिले इस मज़ाकरात के ऊपर। अगर आपने किए हमारे सूबे के हवाले से मज़ाकरात, अगर आपने नहीं किए तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपने किए हैं अफगान रिव्यूज़ के हवाले से किए हैं, आपने सूबों के हवाले से किए, आपने दहशतगर्दी के हवाले से किए हैं, तो हमारे दोनों सूबाई असम्बलियों को एतमाद मिले। और मेरा मशवरा ये होगा अगर वो कहीं जाएँ, अभी भी साल बाद सबके साथ एक मुशावरत, तो मैं समझता हूँ कि दोनों सूबों के नुमाइंदगान को उसमें होना लाजमी है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हम जो रोज़ फेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हमें या कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है जब आप मतलब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की अमन और सलामती की बात करते हैं, तो फिर ये क्या कोई ईगो आ जाती है कि जी हम अपनी मर्जी करेंगे, हम अपनी मर्जी? नहीं, आई थिंक इसमें ईगो की ज़रूरत भी नहीं। देखें आप, इसमें क्या ईगो होगा? आप हर कोई चाहता है कि सूबे में अमन हो, सूबे में तरक्की हो, मुल्क में अमन हो, मुल्क में तरक्की हो। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ईगो की बात है। कोई अगर कोई साथ चला जाता है या नहीं जाता, इसमें ईगो आ जाएगा। आई डोंट सी। अगर वो किसी को दावत देते और वो न जाता खुदा न खासा, तो कौम तो देख रही थी ना कि जी आज हम अपने पाकिस्तान के सूबों के अमन के लिए बात कर रहे हैं और हमें दावत दी है, फ़लाँ जा रहा है, फ़लाँ नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ तो दावत ही नहीं है, ये बिल्कुल सर, किसी को ले ही नहीं गए हैं। आपने बड़ा पोलाइटली सब कुछ कह भी दिया और कुछ नहीं भी कहा। तो मैं क्या गिरा सो? हम चाह रहे थे आप हमें कोई खबर देते, कोई एक्साइटिंग खबर होती। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ बदस्तूर जारी हैं, पुरानी और नई क़यादत भी दस्तो गिरेबां है। शुएब शाहीन ने पार्टी में तकसीम के जिम्मेदार फवाद चौधरी को ठहरा दिया है। वो क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। फवाद चौधरी है इस वक्त पार्टी में नफाक, तफरीक और डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी खास एजेंडे और मकसद के तहत ये सारी चीज़ें। फवाद चौधरी के बारे में मैंने बात इसलिए कर दी कि खान साहब ने खुद कहा है कि वो उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तरफ तो क़यादत के आपस के इख्तलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी जानिब मुज़ाकरात और डील की बातें एक बार फिर गर्दिश कर रही हैं। शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, मुलाहिजा फरमाइए। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, डील और मुज़ाकरात की बाज़गश्त और दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर आप मेरे सीनियर हैं, आप भी काला कोट पहनते हैं, मैं भी काला कोट पहनती हूँ, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली वो मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह शुएब शाहीन साहब भी हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कलामात कह जाते हैं आपके बारे में और आपके भाई के बारे में जो हमें अजीब लगते हैं। एज अ लॉयर मुझे वो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसी क्या दुश्मनी है वकीलों की आपस में कि कभी सलमान अकरम राजा साहब आपके खिलाफ बात कर जाते हैं, आपके भाई के खिलाफ कर जाते हैं, कभी शुएब शाहीन साहब कर जाते हैं। तो हमने तो काले कोटों वालों का बड़ा एक इत्तेफाक देखा था, इत्तेहाद देखा था, ये क्या हो रहा है? शुएब शाहीन ने क्या कहा मेरे मुँह पर तो कभी नहीं कहा, कह के देख लें। ठीक है। और यू नो आई एम क्वाइट कैपेबल ऑफ रेसिप्रोकेशन जो है मेरी ठीक होती है। ये फवाद सर वाला रिएक्शन आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आई डोंट बिलीव इन वो, बट आई फ्रैंकली आई नो
कौन कितने पानी में है। सो एवरीबडी इज़ नॉट लाइक इमरान खान साहब जिनको आप वन साइड स्टोरी बनाते हैं। हमें आपके बैकग्राउंड्स का भी पता है, आप कितने पानी में हैं वो भी हमें पता है, आप क्या क्या करके कहाँ पहुँचे हमें वो भी पता है। सो पीपल जो लॉयर्स हैं दे नो अबाउट ईच अदर अ लॉट। तो ये जिस स्कूल में दाखिल हुए हैं हम उसके PhD हैं, तो अगर उसने कोई मेरे सामने मुँह बात की हो देन ही विल रिसीव अ बिफिटिंग आंसर। आपने बड़ा पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया। एक और भी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि जी अलीमा बीबी जो है खान साहब की बहन, वो मुलाकात नहीं होने देती खान साहब की किसी के साथ। ये इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या अलीमा बीबी के इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो कहती हैं कि जी आज ये बंदा इमरान खान से नहीं हो रहे। और जिन वकीलों जो देखिए डॉक्टर और वकील जो है ना वो हमेशा वैसे करते हैं जिनका फ़ायदा हो। उनके जितने भी वकील हैं उनके ऊपर बर्डन है ना। वो पहले उनकी मुलाकातें हो रही थी माशाल्लाह से, अभी ना उन वकीलों की मुलाकात हो रही है ना उनकी हो रही है। लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है। ठीक, कुछ लोगों आप भी वहाँ पे जाती रही हैं, डायलॉग आपको नहीं पता। हमेशा से लिस्ट ऐसे ही होती है, नाम किसी का चला कोई जाता है। मैं बहुत दफ़ा खुद पा रहा हूँ, पहले ही तो जूनियर्स को भेज देते थे। उसमें पहले ये होता था कि अदालतें आज़ाद थी। अब 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग हो चुकी है तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता। सो ये जो चीज़ें हैं आपको फिर ये आप एक बड़े टाइट रोप पे चल रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइट रोप पे अपने ही जो है ना पीछे से वो रसा ला रहे होते हैं। यानी कि आप जो खान साहब से मिल के आता है जिसका नाम लिस्ट में नहीं होता, उसको ये क्यों तस्वुर किया जाता है कि कोई ख़ास लोग उसकी मुलाकात करवा रहे हैं या किसी खास वजह से वो गए। भाई वो बंदा भी तो PTI का है, या तो वो PTI का नहीं है, वो कोई बाहर से उठ के आ गया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह है ना कि वो एक तो हसद है, छोटापन है, कमीनापन है, यानी किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। खुद आपसे कुछ हो नहीं रहा, अगर मुलाकातें भी पाबंदी लग गई हैं, आपको किसने कहा था कंसेंट दे दें। कंसेंट एक तो इलीगल कंसेंट है। इसलिए जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने बात की है। इमरान खान साहब का तो नैरेटिव ही है ना, फिर आप पॉलिटिकल वे है कोई नहीं। आप ये कहते हैं कि हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब जेल में रहें और अल्लाह करेगा वो बाहर आ जाएंगे, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। तो अभी जो रिसेंट आपकी खान साहब से मीटिंग हुई है, आपने कुछ ब्रीफिंग दी कि बाहर ये पार्टी में हो रहा है, इस तरह से तनकीद कर रहे हैं? उनको पता भी था, अखबारें यार जाती हैं और TV भी देखते हैं शायद वो, तो ही न्यू इट। तो बहुत सारी ऑब्वियसली मेरे से तो तकलीफ़ ही ये होती है ज़्यादा कि मैं जो बाहर हो रहा था मैं बता देता हूँ बिकॉज मैंने कभी मेरी तो जो देखें कॉन्टैक्ट है, ये मेरा ताल्लुक़ भी इमरान खान साहब के साथ है। उनकी फैमिली भी मेरे लिए काबिल एहतराम है इसलिए कि वो इमरान खान साहब की फैमिली है। मतलब मेरा तो उनसे कोई ज़ाती मुरासम है नहीं। और इमरान खान साहब अगर ये भी कहते हैं मुझे कि आप वकालत ना करें, बाहर बैठ जाएँ, तो इवन देन मैं उनका दुआ गो तो रहूँगा, क्योंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ कैसा है वो इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ी डिपेंडेंट है। यानी कि मोहतरम इमरान खान साहब छोटी बातों को इतना नहीं फोकस करते जितना आपके पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे, TV पे आके ऐसी बातें कर जाते हैं। उनका फोकस ये है, देखें उसकी वजह है ना, इमरान खान साहब की रिहाई से तवज्जो हटानी है, तो अपनी लड़ाइयाँ अपने वो मामलात को आगे लें। इमरान खान से को नैरेटिव क्यों 5 हफ्ते नहीं आया, उससे हम बहुत पीछे गए, क्योंकि PTI में नैरेटिव इमरान खान का है और इमरान खान साहब जेल के अंदर ही अपने नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर लोगों की आंखों में खटकते हैं ना। उनके खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, क्योंकि उनका नैरेटिव बहुत तगड़ा है। सर मरवत साहब ने एक और दावा किया है, वो कहते हैं कि डील होने वाली है और 60 दिन में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। 15 दिन तो गुजर चुके हैं उनकी इस बात के बाद। ये वाकई कोई मतलब खान साहब बाहर आने वाले हैं, कोई डील होने वाली है, कोई खुशखबरी है तो PTI के जालों को दे दें? मुलाकात हुई तो मैं पूछ लूँगा, पिछली मुलाकात में तो उन्होंने इनकार किया। सही। और मरवत साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू एंजॉय किया करें। मतलब उसमें से हमें कंट्रोवर्सी चाहिए होती है ना, मीडिया वालों पे इल्ज़ाम लगता है कि जी आप लोग लड़ाइयाँ कराते हैं, कि लड़ाइयों के मौके आप हमें खुद दे रहे होते हैं, हम तो सवाल करते हैं। सिर्फ अलीमा बीबी जब गई खान साहब से मिलने, फुटपाथ पे वो बैठी, आला की आदत कोई साथ नहीं थी, सारे ऐवानों में बैठे हैं, टिकट पे बैठे हैं, सबको तनख्वाहें मिल रही हैं, फिर कह दिया जाता है, शेख फ़कात साहब फरमा देते हैं कि वो घर हमें कैद थी तो हम चले जाते। ऐसा क्यों है? खान की बहनें हैं, इमरान खान है, इमरान खान के पुराने जलसे देखें, दुनिया है, पूरे मतलब मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान आया होता था। आज उसकी बहनें अकेली बैठी हुई होती हैं और फिर वीरानों में उन्हें बिल्ली के बच्चों की तरह छोड़ाते हैं। लीडरशिप से पूछे ना सर, आप भी तो लीडर हैं, आप भी तो बानी के मैं तो वकील हैं। कारकुन हूँ, लीडर तो वो होते हैं जो कि ओहदेदारान हैं, तो वो क्यों नहीं पहुँचते, और अगर पहुँचते हैं सबसे पहले तो गुजारिश है कि हमारी लीडरशिप के ऊपर लोग फिर ये कॉमनली कहते हैं मैं तनकीद करता हूँ। मैं तनकीद नहीं, मैं सच बोलने का आदी हूँ।
आप इस पे क्या सच बोलेंगे? शेख फ़कात साहिब फरमाते हैं कि वो जब कहेंगी हम हाजिर हैं, तो क्या अलीमा बीबी कॉल किया करेंगी, मैसेज करेंगी कि जी आज हम जा रहे हैं, आ जाओ, या ये कोई देखिए ये तो अलीमा बीबी ज़्यादा बेहतर बता सकती है ना कि उनका क्यों नहीं आते, बाकियों के लिए कहाँ पे आते हैं। ये आलिया अंदर हुई हैं, स्वाति साहब के अलावा कोई था वहाँ पे? नहीं, एक उनकी वालदा थी 80 साल की खातून, फैमिली में आ गई ना, और तो कोई नहीं था। कोई और था, सलार काकड़ आता है, उनकी आते हैं कोई लीडर्स की बात ये कैसी पार्टी है? ये जो अंदर जाए उसकी टांगे खींचते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो खुद अंदर गए हैं जी, मिली भगत करके गए हैं, टिकटॉक बनाने के चक्कर में गए। नहीं, ये सारे जो हैं ये एक बाकायदा जो है मुहिम शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे, अपने अपने ग्रुप हैं और टारगेट करना शुरू कर देते हैं लोगों को, और जो कि इंतहाई मतलब आप समझें कि जो इस वक्त मेरी तो गुजारिश सबसे होती है कि यार आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और इमरान खान साहब की रिहाई पे तवज्जो दें, और ये कोई वक्त नहीं है आपकी लड़ाइयों का। सर एक चीज़ बताइएगा कि मदनियात का बिल, केपी की बात की, मदनियात का बिल कंट्रोवर्शियल है, बनाया जा रहा है, क्या रीज़न है? उसको खान साहब की रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है। गंडापुर साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ लिया है, कोई इसमें ऐसी शिकें हैं तो हमने वो भी निकाल दी हैं। फिर हमने देखा फैसल कुंडी साहब का भी एक बयान आ गया कि तो पास होगा नहीं तो नौकरी जाएगी। ये कोई कॉन्फिडेंस ऊपर से आया हुआ है कि ये तो पास होना ही होना है, एट एनी कॉस्ट होना है? देखिए इमरान खान साहब ने तो इसको रोका है, उन्होंने कहा जब तक उनको ब्रीफ नहीं किया जाता, और ना सिर्फ अमीन बल्कि दीगर सीनियर क़यादत जो है वो भी आके उनको ब्रीफ नहीं करती, तब तक तो ये मामला जो है वो स्टैंड स्टिल रहेंगे। अगर इस सूरत हाल में भी अगर वो बिल पेश होता है और मंजूर होता है तो फिर इमरान खान साहब की तो डायरेक्शन की वायलेशन होगी। कहा भी जाता है कि ये बिल आया भी वफाक की तरफ से, बिल्कुल, और जिस तरह से माइनर मिडल के ऊपर तो फिर ये 18वीं तरमीम के खिलाफ ना हुआ? क्योंकि उसमें तो सूबे को बहुत से इख्तियारात दे दिए गए, अब तो वफाक डिक्टेट कर रहा है कि जी ये करना है। और अभी तो आप 28वीं तरमीम में देखेंगे, शायद 18वीं तरमीम भी रिवर्स हो जाए, ये भी कार्ड्स के ऊपर है। इशू सिर्फ ये है कि इस वक्त ये जो 9 मई के आप देख रहे हैं कि 4 महीने में ट्रायल, इनमें सजाएं होंगी, सारे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि ऐसा होने वाला है, सजाएं होंगी और डिस्क्वालीफाई होंगे। नए जो लोग हैं वो हुक्मरान पार्टी के आएंगे, नून लीग के, और वो आगे फिर एक 28वीं तरमीम लाएंगे जिससे COD उड़ जाएगा। यानी कि PTI के लिए बंद गली, PTI के पीपल्स पार्टी की तो चीखें आप देखेंगे अभी तो निकलना शुरू हुई हैं ना, बहुत सारी निकलेंगी। तो PTI का क्या होगा सर? नहीं, PTI तो ऑलरेडी बंद गली में है ना, PTI तो ऑलरेडी कॉर्नर पे है, PTI तो ऑलरेडी ब्लंट फेस कर रही है, मज़ीद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको सियासी हिकमत अमली अगर आपने ना ही, तो इमरान खान साहब के लिए जेल में और उनकी बेगम के लिए, दूसरों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और ये हर चीज़ जो है ना ये देखनी होती है, आपको फोर्स ही करना पड़ता है। अगर आप फोर्स ही नहीं करते और आपके पास इसके कोई हल नहीं है तो फिर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, फिर आप बर्डन हैं। सही सर, एक आखिरी सवाल वकीलों वाला, कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं जिनको लोगों ने वोट दिए, उनको वोट कहीं ना कहीं PTI की सपोर्ट भी थी उनको, उन्होंने एक पटिशन वापस ले ली जिस पे वो जजेस की जो सीनियरिटी का इशू था या जजेस के ट्रांसफ़र का था। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? क्या सदर साहिब को इस तरह वोट लेने के बाद ये पटिशन वापस लेनी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल ही लेने चाहिए थी। बतौर मेंबर हाई कोर्ट, बार लाइफ मेंबर हूँ मैं उसका, तो मैरेसमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। हम सब ने वोट्स दिए हैं, PTI के बड़े वोट्स हैं। इसके साथ साथ एक और भी आपने जिन साहब का शुरू में नाम लिया, इमरान खान साहब को बड़े खुशू व वज़ू से उन्होंने तैयार किया कि जी जजेस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ पटिशन आप करें। मैंने उस वक्त भी खान साहब से कहा, मैंने कहा ये अपने नाम से करें, साबिक़ सदर तो हैं, ये क्यों नहीं करते? तो खान साहब को उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा ज़रूरी है, हमारा एक इलेक्शन है बार के और ये है वो है। खान साहब ने कहा अच्छा चलें। खान साहब यू नो इज़ अ ब्रेव मैन, उन्होंने कहा कर दें। मैं गया हुआ था पीछे पटिशन में, मुझे पता लगा कि ख़ुद वो लंदन चले गए और हमारे एक दोस्त हैं वो उस पटिशन को देख रहे हैं। लीगल कमेटी के वो मेंबर भी नहीं है PTI के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा शायद लीगल कमेटी को तैयार ही नहीं है पटिशन करने को। तो मैंने कहा यार आप इमरान खान साहब की लड़ाई आप करवा रहे हैं हर किसी के साथ, खुद आप कर रहे हैं, खुद आप सेफ रह रहे हैं। जो लोग ज़ेर ताब हैं उनके तो ECL पे नाम नहीं हटते, आप पूरी दुनिया भी घूमते हैं। फिर यहाँ पे आप पटिशन इमरान खान साहब की जो आपने की है, आपने उनसे करवाई, इंसिस्ट करके करवाई, खुद आप बाहर भाग गए। देखिए ना ये कितनी उनके जो अंदर बैठा हुआ बाहर जाके तनकीद उनसे कितनी ज़्यादती है। आप इमरान खान साहब के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं,
और ख़ुद जो हैं वो आप राइट लेफ्ट हो गए, और एक ऐसा वकील जो लीगल कमेटी का हिस्सा भी नहीं है, और लीगल कमेटी सोई हुई है। 15 केस इमरान खान के एक दिन लगे हुए थे। सलमान सफदर साहब पेड वकील हैं, वाहिद पेड वकील हैं, यू नो दैट, वी ऑल नो दैट। कोई गिला भी नहीं है, उन्होंने नहीं, वो आते हैं बिल्कुल, वो स्टेन गन तो नहीं ले सकता ना, और उसकी टीम आती है, बेचारे बड़ी कोशिश करके वो एक भी सीनियर वकील वहाँ पे नहीं था। क्यों भाई? इमरान खान के 15 केसेस थे ना। आप इमरान खान को तो फिर लावारिस छोड़ दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि साहिल जेल में हैं, खुद पार्लियामेंट में हैं, ये पार्टी के उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो खुदा के लिए थोड़ा इमरान खान साहब का ख्याल कीजिए। और मैं ये भी आज मैं कह रहा हूँ कि वो जो लोग उन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं ना, या ट्रस्ट करते हैं, जिनकी वो हर बात गलत सलत को सुनते रहते हैं, उनको भी नादम होना पड़ेगा कुछ अरसे के बाद। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर जावेद साहब, आपकी परमिशन से मैं इसार राना साहब से पहला सवाल करना चाहूँगी। सर आप बिलावल साहब ने कल एक धमकी लगाई और उन्होंने कहा हम लात मारते हैं आपकी वजारतों को, और उनकी धमकी काम कर गई। और 24 घंटे के अंदर ही, मतलब 36 घंटे के अंदर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कॉल कर दी शर्जील मेमन साहब को। किस तरह से देखते हैं आप इस धमकी को कि अब क्या ये मुल्क हमारा धमकियों से चलेगा और हुकूमतें धमकियों से बाज आएंगी? नहीं, ये इस तरह की बात नहीं है। आप तो चूंकि अभी इस नई जनरेशन का हिस्सा है ना, मैंने वो हॉकी देखी हुई है जिसमें कलीमुल्लाह और सलीम दो भाई थे ना, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, और वो एक मेरा ख्याल लेफ्ट आउट था, एक राइट आउट था। तो एक कमेंट्री का मशहूर जुमला था, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और गोल हो गया। ये पिछले 50 साल से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेल रहे हैं और कौम के खिलाफ गोल करते थे। इतने छोने काके हैं सदर मुमलिकत के, उनकी उन्होंने दस्तखत कर दिए, मंजूरी दे दी नहर की, बाद में उन्हें याद आया ओहो ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, और उसके बाद हम हुकूमत छोड़ देंगे। भाई तुम्हारे पास ये फैसिलिटी नहीं है हुकूमत छोड़ने की। यू आर द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम। सदर आपका, गवर्नर दो आपके, 3 वो सूबों में वजारतें आपकी, फिर चेयरमैन सेनेट आपका, आप कैसे हुकूमत छोड़ सकते हैं? ये तो मुस्लिम लीग वाले सादा लोग हैं बेचारे, गालियां खाने के लिए, कोसने सुनने के लिए ये रह गए, मोजे उठाने के लिए जरदारी साहब रह गए। तो ये हो नहीं था। अजहर जावेद साहब आपसे पूछती हूँ कि क्या धमकियाँ होंगी? जब गंडापुर धमकी देते हैं कि मैं वफाक पे हमला करने आ रहा हूँ तो बड़े रिएक्शन आते हैं, बिलावल साहब धमकी देते हैं तो बात मान ली जाती है, टेलीफोनिक रब्ता हो जाता है। देखिए जी, ये बेस्ट टाइम है मैक्सिमम बार्गेन लेने का। बजट आगे आ रहा है और बजट जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी साहब सियासत के इस वक्त समझ लें कि किंग हैं। उनको पता है किस टाइम पे किस तरह क्या खेलना है। जब उन्होंने ज़रा थोड़ी-सी टुक-टुक करनी होती है, सिंगल डबल लेनी होती है, वो खुद फ्रंट पे होते हैं। जब उनको ज़रा ज़रूरत होती है कि यार छक्के-चौके मारने हैं, तो बिलावल साहब को ज़रा आगे कर देते हैं, 2-3 तकरीर करवाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हो या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो अपने लोगों को वो आगे करके फिर उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना वो जानते हैं। अब जो हुकूमत जो ये राणा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि क्या सदर साहब को नहीं था पता जिस वक़्त वो साइन कर रहे थे कि ये नहरें क्या हैं, नहरों का मकसद क्या है। बात फिर वही है, बात ये है कि पीपल्स पार्टी को इस वक़्त मज़ीद जो अपनी बातें मनवाना है, इस वक़्त बैकग्राउंड में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, राब्ते हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पीछे से पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी से हैं उन्होंने भी ओवर द ईयर सीख लिया है, उन्हें भी आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स आ गया है। उनको भी पता है तकरीर कहाँ पे किस तरह करनी है। अब वो पिछले 3 दिन से सिंध में हैं, सिंध में वो अपने पार्टी वर्कर्स के साथ अपने लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो एक तो सर इसका मतलब हम उनको वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहां शायद आप जो चीज़ देख रहे हो वो ना हो, लेकिन जो आपको नहीं दिख रही वो हो जाए। तो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म कोई भी किसी भी वक़्त बन सकता है, तो इसलिए आपके देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राना साहिब, एक तो ये नहरों का इशू है, एक मदनियात का इशू है। आप किस तरह से देखते हैं मदनियात के इशू को? कुंडी साहब ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने एक वार्निंग दे दी, वार्निंग भी नहीं, उन्होंने कह दिया कि या तो गंडापुर साइन करेंगे या तो नौकरी से जाएंगे। तो ये नौकरी जिन्होंने देनी होती है, क्या ये उनको ऑर्डर आया हुआ है कि जी साइन करने ही करने हैं? और जो 18वीं तरमीम है जिससे सूबों को इख्तियार दिया हुआ है, वो मतलब उस पर ऊपर कोई अटैक हो रहा है? क्या कहेंगे इस मामले पर आप? एक तो मैं अजहर की बात को बढ़ाऊंगा। अजहर ने बहुत अच्छी बात की कि जी भाई देखे ना, उनके नाना वजीर आजम रहे, उनकी अम्मी वजीर आजम रही, उनके अबू सदर रहे, तो वो वजीर आजम क्यों नहीं हो सकते? बल्कि इसमें आप आगे से आसफा को भी डाल लें और फिर देख लें, को रहता तो नहीं भुट्टो खानदान में जो और बन सकता वजीर आजम।
यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो फिर वो वजीर आला बने, फिर वो वजीर आला बने, फिर भतीजा वजीर आला बना, फिर भतीजी बेटी वजीर आला बनी। तो इनका भी देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया जो बनने वाला हो, क्योंकि ये मुल्क दो खानदानों के पास गिरवी रखा हुआ है ना हमने। इसमें वोट, डेमोक्रेसी, इदारे तो मैटर ही नहीं कर रहे। इसमें तो ये दो खानदान और इनके बच्चों का फ्यूचर मैटर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी 24 करोड़ बच्चों लोगों के जो बच्चे हैं वो बच्चे थोड़ी हैं, वो तो हशरातुल अर्ज है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। वो तो टैक्स देने के असल लिए, तो कर्जे मुल्क देने के लिए। हाँ, देखें ये मिनरल इतना कोई छोटा आसान इशू नहीं जिसे हम इस तरह समझते हैं। ये अमेरिका और चीन की जंग है, और ये अब लड़ाई अमेरिका और चीन की जो है वो मिनरल्स के ऊपर आती है, और जहां पे मिनरल होंगे वो मुल्क अगर कमजोर है तो समझे सबसे बड़े खतरे, ठीक है ना। और हम कमजोर लोग हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास हाथ में कुछ बस इतना ही है कि अगर गंडापुर नहीं मानेगा तो हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। मतलब डेमोक्रेसी तो फिर ना हुई, ये तो फिर एक लिमिटेड कंपनी हो गई ना, कि किसी को नौकरी पे रख लो, किसी को निकाल दो, किसी का फार्म जो है वो दबा दो, किसी का उठा दो। तो अगर ऐसे ही होना तो ये तो हो जाएगा। 26वीं तरमीम नहीं, बिल्डोज नहीं की पार्लियामेंट आपने, तो हम भी कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। सही। तो ये कि गंडापुर बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्हें भी अपना सामने फ्यूचर दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अजहर साहिब, ये एक थोड़ा सा बताइएगा कि जैसे सर ने भी बात की कि जी इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं की फैमिलीज हैं, अगर यही सब होता रहेगा और अगर लोग इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से ही आएंगे तो क्या इस मुल्क का क्या फ्यूचर होने वाला है? क्या आपको लगता है कि कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, कोई रूल्स ऑफ गेम सेट होने चाहिए ताकि हम इस माइंड सेट से बाहर निकले कि कोई आम इंसान भी आके इलेक्शन लड़ सकता है और वो वजीर आजम, वजीर आला बन सकता है? या ये इसी तरह लेगेसीज चलती रहेंगी कि इनकी फैमिली आएगी फिर उनकी फैमिली आएगी? क्या कहेंगे इस पे आप? आपने लफ्ज इस्तेमाल किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं यानी शाहिद हूँ। जब यहाँ लंदन में हुए थे वो भी किन के दरमियान हुआ था? वो भी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान भी हुआ था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इन्हीं के दरमियान होना है। सर अब एक और तीसरी पार्टी भी आई हुई है ना जिसका लीडर बंद है और वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके जो जितने भी जियाले और वर्कर्स हैं। जब लीडर आया था तो वो भी स्टैब्लिशमेंट के साथ ही मिलके आया था ना। मसला तो यही है कि कोई भी सियासतदान इस वक्त, ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो उसे वो बूट मिल जाए और वो पॉलिश करे। तो खान साहब ने भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं कंधों का इस्तेमाल किया। फिर आखिर पे जब वो कंधे हट गए बाजवा साहब के या हटा लिए गए, तो उसके बाद वो भी फिर नीचे इक्तदार से हट गए। मसला यही है कि हमारा कोई भी जो इस वक्त सियासी रहनुमा है वो इक्तदार की तरफ जब देखता है तो वो वाया उस लेंस से देखता है जो उससे हटने की कोशिश करता है। जैसे नवाज शरीफ साहब थे, जब उन्होंने 3 दफा फटा लेने की कोशिश की तो उनको हटा दिया गया। अब जो यही कहा जाता है खान साहब भी शायद यही फटा लेने की कोशिश कर रहे थे, या तो उनको भी हटा दिया गया। तो बात बड़ी सीधी सी है, सादा सी है कि बल्कि ख्वाजा आसिम ने तो मान लिया। अभी परसों बात हुई हमारी, वो लंदन में थे, तो उन्होंने कहा ये हाइब्रिड हुकूमत है। उन्होंने कहा लोग, मैं इस चीज को मानता हूं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपके मुल्क में हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। उन्होंने मान लिया है, वो कहते दूसरे मानते नहीं है। जैसे सर ने कहा कि जी वो फड्डा अपने कोई किसी ने कर लिया, तो अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कोई फड्डा ही ना लिया तो सब गुडी गुडी चलता रहा, तो इमरान खान के लिए तो कोई सख्तियां माफ नहीं हो रही है। इमरान खान की तो अपनी क़यादत आपस में लड़ी है। किस तरह से देखते हैं आप इमरान खान साहब को बाहर आते हुए, क्योंकि 9 मई दोबारा 2 साल होने वाले हैं? देखें, एक तो बात यह कि पहले तो होता यह था, ये कहा जाता था कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज। अब ये वाला इश्यू खत्म हो गया। अब पेज एक है, उसके किसी नुक्कड़ कोने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी लटके हुए, तो ये वाला तो अब मसले ही खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब से ज्यादा अच्छी सर्विस कोई नहीं दे सकता। तो क्योंकि बिलावल भुट्टो में, बहरहाल भुट्टो की लेगेसी और खून में बेनजीर का है, तो कभी ना कभी जोश मार जाता है। तो इतनी अच्छी सर्विसेज कहीं और से नहीं मिल सकती है। मेरे ऑफिस में एक दोस्त थे, वो इतना ज़रा, और ये बहुत माशाल्लाह तरक्की की उन्होंने। तो वो किसी ने, उनके बॉस ने कह दिया कि यार मैं कि सोचता हूँ मैं गंज कराऊं तो कैसा लगूं। वो उठ के चले गए, 5 मिनट बाद आए तो गंज कराई हुई थी, और सर नीचे करके कहते सर आप पैसे लगे। तो इतनी अच्छे खादिम नहीं मिल सकते आपको। तो वो तो मुझे लगता है कि आगे अभी फिलहाल कोई किसी का इम्कान नहीं है, अंटिल अनलेस को बड़ी बात ना हो। अब आ जाए इमरान खान की तरफ, तो ये बात मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अब इमरान खान को हुकूमत मिले ना मिले, वो जेल में से किस हालत में रहे ना रहे,
इमरान खान पूरी जिंदगी अब किसी हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, नहीं बन सकता। मेरी कैलकुलेशन है, दुरुस्त। मेरी कैलकुलेशन। और दुरुस्त। दूसरी बात ये कि इमरान खान को आप जितना जेल में रख रहे हैं वो उतना वजनी हो, दुरुस्त दुरुस्त सर। उसकी उतना वजन बढ़ रहा है। जी सर। और ये बात सबको पता है कि अगर वो उसका वजन कम हो गया होता ना, 2, 4, 3.5 साल हो गए, उसके खिलाफ तमाम नैरेटिव चले, फेल हो गए, उसके किरदार के ऊपर चले, उसकी इद्दत, उसके 190 मिलियन, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन उसके और दुरुस्त सर। उसकी मकबूलियत में कहीं कोई कमी नहीं आई। दुरुस्त सर। तो आप मेरा ख्याल है कि इतना वजनी हो गया कि उसे बाहर निकालना मजबूरी है अब, और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया राना साहिब, अजहर जावेद साहिब, प्रोग्राम की वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।